नया रास्ता। हाँ, नया रास्ता एक संघर्ष की कहानी है। लड़की है मीनू, मेन पात्र है इसमें मीनू। लड़की को बार बार दहेज के नाम पर, रंग के नाम पर लड़की को नापसंद करना, तो सोचिए लड़की के जीवन में क्या होगा। हताश नहीं हो जाएगी? कहीं उसका मन या दिल टूट तो नहीं जाएगा? तो यही हुआ। कहानी की मुख्य पात्र जो है इसमें वो है मीनू, एक लड़की जिसने संघर्ष करना, जिसने आत्मसम्मान बचाना, परिवार का सम्मान बचाना ज्यादा जरूरी समझा और एक नया रास्ता चुना। औरों के लिए भी एक प्रेरणा है यह कहानी। तो यह उपन्यास किस पे आधारित है? तो दहेज से समाज में जो हो रहे अत्याचार, दहेज उत्पीड़न, लड़कियों को नापसंद किया जाना, इसी पर है यह सारा उपन्यास। तो किस तरह से लड़कियां अपने जीवन को संवार सकती हैं, यह उदाहरण है इसमें। आइए देखते हैं क्या है कहानी। सबसे पहले आपको मिलाते हैं कुछ पात्रों से। जब आप पात्र समझ जाएंगे तभी आप क्या करेंगे, कहानी समझा पाएंगे मुझे। सबसे पहला पात्र है कहानी में दयाराम जी। दयाराम जी एक मध्यम वर्गीय परिवार के पिता है, साधारण से लोग हैं। साधारण मतलब आम जिंदगी इनकी जीते हैं, उनके पास साधारण सा जीवन है। दयाराम की पत्नी, इनका नाम नहीं दिया हुआ है। तो दयाराम के 3 संतानें हैं, दयाराम के 3 बच्चे हैं। छोटी बेटी आशा जो कि 12वीं में पढ़ती है, चुलबुली सी है, सुंदर सी है। और उससे बड़ा है उसका भाई रोहित। उससे ऊपर है मीनू जो कि एमए पास है और शुरू से ही कक्षा में फर्स्ट डिवीजन से पास है, पढ़ाई में सदा उत्तीर्ण करती है। और मीनू की 2 सहेली, एक तो बचपन की सहेली है जो कि सच में बहुत सुंदर है, नाम है नीलिमा। हाँ, बहुत सुंदर है, बहुत प्यारी लगती है नीलिमा। जबकि मीनू साधारण नैन नक्श वाली लड़की है, छोटे कद वाली लड़की है और रंग भी उसका बहुत साफ नहीं है ना। और मीनू की एक मित्र, एक सहेली और है, हॉस्टल की सहेली है। और जब मीनू चले जाएगी मेरठ पढ़ने तो वहां उसे बनेगी सहेली माया। तो जो पात्र है ना, जो पात्र है उनके नाम उनके हिसाब से बनाए गए हैं। जैसे दयाराम है तो दया आएगी आपको इनको पढ़ करके, आपको एक बेटी के बाप पे जैसे दया आएगी वैसे इन पे दया आएगी। इधर आ जाइए, ये तो हो गए लड़की वाले और इधर है लड़के वाले, है ना। कहानी में मैंने कहा शादी करने का प्रस्ताव, शादी से मना करना, इसी पे बहुत छोटी कहानी है। मैं बहुत जल्दी से इस कहानी को फटाफट तरीके से आपको करा दूंगा। कहीं भी इतनी सिंपल और इतने शॉर्ट में स्टोरी नहीं मिलेगी। बहुत सिंपल है, बहुत शॉर्ट है। हाँ, तो इधर लड़के वाले हैं, कौन है? मायाराम ना, माया मतलब पैसे के राम, समझ गए। और मायाराम की पत्नी, इनका एक बेटा है अमित। यही अमित वो कहानी का मुख्य पात्र है जो मीनू से शादी करना चाहता है। हाँ, कहानी का मुख्य पात्र कौन है लड़कों में? अमित। कह सकते हैं कहानी का मेन हीरो अमित है, हीरोइन तो मीनू है, पूरी कहानी मीनू पे है। तो अमित एक पढ़ा लिखा, समझदार, सुलझा हुआ है, माता पिता के बातों को मानने वाला, और कह सकते हैं कि वह अपने माँ बाप के बातों को कह सकते हैं का अवहेलना नहीं करता है। माँ का भी बहुत आदर करता है, पिता का भी सम्मान करता है। और इस कहानी में अंत में वह अपनी बातों से उनको समझाने की कोशिश करेगा कि वह मीनू को चाहता है। इसकी एक बहन भी है मधु। कहानी में अमित का एक मित्र है, इसका घनिष्ठ मित्र है सुरेंद्र, जो कि आगे जाकर के नीलिमा से शादी कर लेगा। ठीक है, ये हो गया कहानी में मुख्य पात्र। कहानी में कुछ और छोटे कैरेक्टर है, जैसे धनीमल है। धनीमल एक धनी पैसे वाले सेठ हैं, बड़े बंगले में रहते हैं, गाड़ी है इनके पास। और इनकी बेटी है सरिता, जिसका विवाह का प्रस्ताव अमित के लिए आएगा, जिसके विवाह करने के लिए मायाराम की पत्नी तैयार हो जाएगी। मायाराम की पत्नी पैसों के लालच के लिए सरिता से अपने बेटे अमित की शादी के लिए तैयार हो जाएगी। 5 लाख रुपया दहेज में मिलने वाला है और यही कहानी है दहेज पे। आइए जल्दी से करते हैं पूरी कहानी को शॉर्ट में फिनिश। तो कहानी सुषमा अग्रवाल जी द्वारा लिखित है। हमारे समाज में जो भ्रष्टाचार है, हमारे समाज में जो कुप्रथाएं है ना, स्त्रियों का असम्मान करना, स्त्रियों को नापसंद करना, और सबसे बड़ी चीज है दहेज प्रथा, है ना। स्त्रियों के उसके चरित्र को, स्त्रियों के चरित्र शब्द अच्छा नहीं होगा, स्त्रियों की पहचान जो है उनके रंग रूप से की जाती है। वह बाहर से सुंदर है तो वह लड़की अच्छी है, इससे पहचान की जाती है, न कि उसका अंदर का भाव देखा जाता है, उसके अंदर क्या प्रतिभाएं हैं, कितनी ज्ञान है उसके पास। जैसे कहानी में जो मुख्य पात्र मीनू है वो पढ़ने में टॉपर है, उसे संगीत अच्छा लगता है, करना जानती है, डांस अच्छा जानती है, वह घर को संभालना चाहती है, घर का सारा काम जानती है, तो भी उसे रिजेक्ट कर दिया जाता है क्योंकि उसके नैन नक्श सांवले। ठीक है, तो कहानी में मीनू के जीवन पर आधारित है और पूरा उपन्यास उसके संघर्ष से है। वह बार बार उसके पास विवाह का प्रस्ताव आता है और बार बार क्या होता है, वह उसे प्रस्ताव क्या होता है, रिजेक्ट हो जाता है, अर्थात उसको विवाह कैंसिल हो जाता है। क्यों? क्योंकि साधारण चेहरा है
और दहेज न देने के कारण अक्सर क्या होता है, हाँ ये रहे मीनू के पिताजी दयाराम जी और मीनू की मां जिनका नाम नहीं बताया गया, ठीक है। अब कहानी में मीनू जो है अपने घर में बड़ी बेटी है और साधारण नैन नक्श और छोटे कद की है, साफ सुथरा रंग है पर सुंदर नहीं है, ठीक है। और वह पढ़ाई के प्रति विशेष रुचि रखती है और हर कक्षा में प्रथम आती है, एमए पास भी है, घर की बड़ी बेटी भी है। तो पहले शादी किसकी होनी चाहिए, मीनू की होनी चाहिए। घर में 2 बच्चे और है, हाँ घर में 2 बच्चे और है, कौन बताया था, मीनू के भाई और बहन, रोहित है उसका भाई जो कि उससे छोटा है और उसकी छोटी बहन भी है आशा जो चुलबुली सी है, प्यारी सी, सुंदर सी है, हाँ थोड़ी सी नटखट भी है वो आशा। अब उपन्यास की शुरुआत किससे होती है, कहानी शुरुआत कहां से होती है, तो कथा का शुभारंभ होता है जब रोहित, मीनू का भाई रोहित, वह क्या करता है, परीक्षा का परिणाम लेके आता है, न्यूज़पेपर लेके आता है। आपको याद होगा पहले जमाने में न्यूज़पेपर में छपता था कि रिजल्ट आ गया और रिजल्ट वहां से पता चलता था कि कौन पास हुआ फेल हुआ। तो परीक्षा का परिणाम क्या करता है, वो अखबार लेके आता है और मीनू हमेशा टॉपर रही है, फर्स्ट आती है। उसकी सहेलियां, सबसे इंपॉर्टेंट सहेली उसकी कौन सी, सबसे प्रिय सहेली नीलिमा। नीलिमा उसकी सबसे प्रिय स्कूल की बचपन की मेट है, क्लासमेट है नीलिमा, वह बहुत सुंदर है, मैंने बताया था उसके बारे में। और नीलिमा द्वितीय श्रेणी से पास होती है। मीनू विवाह योग्य हो चुकी है लेकिन जो भी लड़के उसे देखने आते हैं उसके सांवले रंग के कारण उसे अस्वीकार कर देते हैं और इस कारण अब मीनू में भी क्या आ गया, हीन भावना आ गई है। कहते हैं ना वो अपने आप से ही क्या सकते हैं, अपने आप को कहते हैं ना कमजोर महसूस कर रही है, टूटा हुआ हारा हुआ महसूस कर रही है। उसको कहते हैं ना इनफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स हो गया मीनू को अपने बारे में कि मैं अच्छी नहीं हूं, जबकि वह सब चीज में पारंगण है। घर को देखभाल करने में पारंगण है, भाई बहनों की देखभाल करना, घर में खाना पीना बनाना, डांस आता है, म्यूजिक पता है उसे, पढ़ाई में नंबर 1 है, पर फिर भी उसको लड़के नापसंद कर देते हैं। इस पे वो उसके अंदर इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है। लड़के देखने के क्रम में अब उसके पास मेरठ से एक बड़े बिजनेसमैन मयाराम जी अपने पुत्र अमित को लेकर आते हैं। ये रहे मयाराम आते हैं अपने पुत्र अमित को लेकर के। अमित और मीनू जब बात करते हैं तो अमित को मीनू पसंद आ जाती है। वह उसकी पढ़ाई लिखाई, घर के कामों से कुशलता से करने से वह प्रभावित हो जाता है, क्योंकि मीनू बताती है कि वह घर का संयुक्त परिवार में रहना चाहती है, वह माँ बाप के साथ रहना चाहती है, उनकी सेवा करना चाहती है। तो इससे वह अमित बहुत प्रभावित होता है और अमित मनी मन मीनू को अपनी पत्नी मानता है, उसे चाहने लगता है। अमित ऐसी लड़की चाहता था जो उसके माँ बाप का ठीक से ख्याल रखे, उनका सम्मान रखे। अब कहानी यहां नहीं खत्म हो रही है, कहानी इसके आगे शुरू हो रही है, क्योंकि अमित की चाहत क्या है, मीनू से शादी करना। लड़की देख करके अब उन लोग जाने लगेंगे तो अमित के पिता का नाम क्या बताया था, मायाराम। तो मायाराम समझ गए, पैसे के राम, नाम में सब कुछ छुपा। मायाराम जो होते हैं वो मीनू के पिता से कहते हैं कि भैया दयाराम जी, हम जब घर पहुंचेंगे तो आपको उत्तर पत्र द्वारा भेज देंगे, मतलब हमको लड़की पसंद आई नहीं पसंद आई, हम आपको पत्र भेजेंगे। और जब वो घर पहुंचते हैं, घर पहुंचने में शहर के सबसे धनी, मेरठ के सबसे धनी आदमी, नाम देखो धनी, पैसे वाला, नाम में सब कुछ छुपा है, उनका कैरेक्टर उनके नाम में है। तो मेरठ के सबसे धनी व्यक्ति धनीमल जी। तो धनीमल जी अपनी बेटी सरिता का विवाह करने के लिए यहां आए होते हैं। वो फोटो लाए थे अपनी बेटी का, सरिता का, कि देख लो मेरी बेटी को, सरिता को, और 5 लाख रुपया दहेज देने का प्रॉमिस करते हैं। कहते हैं 5 लाख रुपया दूंगा। मयाराम स्वयं तो दहेज के विरोधी होते हैं, उन्हें मीनू भी पसंद होती है, याद रखना, बेटी की पसंद पिता की पसंद है, पर दयाराम की पत्नी, जिसका नाम नहीं बताया गया है, पूरी कहानी में इसका नाम नहीं बताया गया है, यह दहेज लोभी है, यह दहेज की लालची है और यह तय करती है कि मुझे 5 लाख मिल रहा है, हाँ सोने भी मिलता है, सोना होना बहुत मिलता है। वह कहती है कि मैं अपने बेटे की शादी किससे कराऊंगी, मैं अपनी बेटी की शादी सरिता से कराऊंगी, ठीक है। और पर अब समझ में आता है कि जब हम लोग वहां जवाब क्या भेजे, तो रोहित मैंने बोला, तो अमित की मम्मी ने क्या किया, हाँ मयाराम की पत्नी ने क्या किया, एक तरीका सुझाया। बोला क्यों ना पत्र में लिख दे कि हमें मीनू पसंद नहीं है, हमें आशा पसंद है, बड़ी बहन पसंद नहीं है, हमें छोटी बहन पसंद है, आशा पसंद है। और आशा का जब लिखेंगे पसंद है तो वो लोग ना कर देंगे। भाई उनको पहले अपनी बड़ी बेटी को ब्याहना है ना, पहले जो बड़ी बेटी है जो ब्याह योग्य हो चुकी है पहले उसको ब्याहेंगे, और अपने आप ही क्या हो जाएगा, विवाह अस्वीकार हो जाएगा, हमें ना नहीं करना पड़ेगा, और दयाराम ना कर देंगे। तो ये तो चालाकी थी उसकी, ठीक है, ताकि बहाने से क्या करें, विवाह को कैंसिल करा दें। मीनू के परिवार में सभी लोग इस पत्र का इंतजार करते हैं और पत्र में वही लिखा है जो मैंने बताया। पत्र में लिखा है साफ साफ कि वह मीनू से नहीं शादी करना चाहते हैं अपने बेटे की, वह अपने बेटे की शादी कराना चाहते हैं, अमित की शादी आशा से कराना चाहते हैं जो कि छोटी घर में बच्ची है। दयाराम ने कहा कि आशा तो मीनू की छोटी बहन है और मीनू के रहते पहले उसका विवाह कैसे हो सकता है, और वो काफी छोटी है, 12वीं में है। अंत में घर में सभी की मर्जी देखकर वो खुद मेरठ चले जाते हैं। याद रखिएगा यहां पे मीनू रूठ गई है, मीनू उदास है, पर हार नहीं मानती है। मीनू को यहां भी रिजेक्शन मिलता है, यहां भी क्या होता है, लड़का उसको त्याग देता है। वहां घर पे जब पहुंचते हैं मेरठ में, अब दयाराम जी कहां पहुंचे हैं, मेरठ पहुंचे हैं लड़के वालों के पास। जब वहां घर पहुंचे तो घर में कोई और नहीं है, नौकर है, और वहां पे धनीमल जी थे, जो रईस सेठ थे मेरठ के, वो वहां पहुंचते हैं अपनी चमचमाती कार से।
और उन्होंने बताया कि उसकी बेटी सरिता का विवाह अमित से तय हो गया है। हाँ, वह बता देते हैं कि मेरी बेटी का ही विवाह अमित से तय हुआ है, और वह उनसे ज्यादा बात किए बिना चुपचाप वहां से लौट आते हैं। घर में जब बताते हैं कि अमित का विवाह सरिता से तय हो गया है, तो घर में सभी का दिल टूट जाता है, सभी नाराज हो जाते हैं, क्रोध से भर जाते हैं। मीनू जो अभी तक अमित से लगाव रखती है, वह अमित से क्रुद्ध हो जाती है, अमित के प्रति नाराज हो जाती है, उसके मन में अमित के प्रति घृणा बन जाती है। वो मन ही मन तय कर लेती है कि अब वो अमित से शादी नहीं करेगी। और मीनू ने भी अपना मन बना लिया था कि मैं अब शादी नहीं करूंगी, बल्कि अपने बचपन का सपना पूरा करूंगी। और बचपन का सपना क्या था? वकील बनना, वकालत करना। और अब वो क्या करती है? वकील बनने के लिए अपनी आगे पढ़ाई करने के लिए मेरठ चली जाती है। मेरठ में जाने के लिए उसको हॉस्टल में रहना पड़ेगा। याद रखिए, मेरठ वही शहर है जहां पे अमित रहता है। और वहां वकालत की वो पढ़ाई करने लगती है। वहां उसकी एक सहेली बन जाती है, माया मेरठ में हॉस्टल की उसकी सहेली है, और दोनों अच्छी सहेलियां बन जाती हैं। यहां माँ बाप को लगता है कि ठीक है, बच्ची को अनुमति दे देते हैं, ठीक है। और वहां भी क्या होता है, मीनू क्योंकि पढ़ने में शुरू से ही ऑल टॉपर थी, फर्स्ट रैंकर होल्डर थी, वहां पे मीनू भी फर्स्ट आती है। वो जाती है और वहां पर वकालत में झंडे गाड़ देती है, क्योंकि हर जगह वो फर्स्ट ही आती है। इसी बीच नीलिमा की, उसकी छोटी बहन आशा के भी ब्याह हो जाता है। नीलिमा की शादी में वो आती भी है, धूम धड़ाका मचाती है। हाँ, और नीलिमा की शादी में वो बहुत मौज मस्ती करती है, डांस करती है। वकालत की पढ़ाई के दौरान ही मीनू के पिता की तबियत भी खराब होती है, और मीनू घर आती है और पढ़ाई को बीच में ही पढ़ाई और पिता की सेहत का भी ध्यान रखती है। ये रही नीलिमा, मीनू की बचपन की सहेली। अब वकालत की पढ़ाई करने के बाद मीनू मेरठ पे आ जाती है, और मेरठ में ही वकालत करने लगती है। और कुछ ही दिनों में मीनू का डंका बनने लगता है, मीनू का लोहा माना जाता है, ठीक है। वकालत में वकीलों में उनकी बड़ी धाक जम जाती है। उधर अमित ने मीनू से शादी करना चाहता है, पर धनीराम सेठ ने क्या कर दिया है? धनीराम सेठ ने 5 लाख का जो वचन दिया है, उससे उसकी मां प्रभावित है। वो मां को समझाता है, दिखाता है कि जो उनकी बेटी सरिता है वो भी बहुत सुंदर नहीं है, वह भी बहुत सुंदर सुशील नहीं है। और वो बताता है कि वह बड़े घर की बेटी है, आपकी सेवा नहीं करेगी, आपका सम्मान नहीं करेगी, घर का कामकाज नहीं करेगी। पर उसकी मां बोलती है कोई बात नहीं। मां इतनी पैसे की लोभी है, दहेज लोभी है, कि वो क्या करती, कहती कोई बात नहीं, घर में नौकर रख लेंगे। तो वो दूसरों का उदाहरण देता है कि जैसे दूसरों के घरों में क्या हो रहा है, घर में फूट हो जा रही है, झगड़ा हो जा रहा है पैसे के लिए, दहेज के चक्कर में क्या हो रहा है, घर में बंटवारा हो जा रहा है। पर मां नहीं मानती है, मां उसकी एक नहीं सुनती है। मां को बेटे की कदर नहीं है, पर अमित को अपने पिता और मां दोनों की कदर है। लेकिन दयाराम को महसूस हो गया कि अमित के साथ जबरदस्ती की जा रही है। हाँ, पिता को एहसास होने लगता है कि नहीं, मैं अब दयाराम हमने अपनी बेटी की जिंदगी का खिलवाड़ कर रहे हैं। तो उसने क्या किया, अब सरिता की कहानी शुरू हो जाती है बीच में। अब बीच में सरिता की कहानी है। सरिता से रिश्ता टूट जाने के बाद अमित ने विवाह से इनकार कर देती है, ठीक है। वहां सरिता से इसका रिश्ता टूट जाता है, और यहां अमित से विवाह करने से मना कर देती है। और इसी बीच अमित का एक्सीडेंट हो जाता है। कहानी का जो मुख्य पात्र है अमित, उसका एक्सीडेंट हो जाता है, वो अस्पताल में भर्ती होता है। नीलिमा का पति सुरेंद्र, हाँ, नीलिमा का पति सुरेंद्र, नीलिमा कौन है? बचपन की सहेली। और बचपन की सहेली है का पति है सुरेंद्र, जो कि एक कंपनी चलाता है, एक फैक्ट्री चलाता है, और वह अमित का अच्छा मित्र है। याद रखिएगा, मेरठ की कहानी है। अतः नीलिमा ने अमित के एक्सीडेंट की खबर मीनू को देता है, और मीनू क्या करती है, अमित से मिलने जाती है। वहां अमित के प्रति उसे दया आ जाती है, और दोनों के बीच में जो मैल था, जो दोनों के बीच में कंफ्यूजन था, उसे लगता था कि अमित अपने माँ बाप को नहीं समझा रहा है, अमित अपने माँ बाप को नहीं मना रहा है, मतलब अमित भी चाहता है सरिता से शादी करना। पर वहां उसे पता चलता है कि अमित की तो इच्छा ही नहीं है सरिता से शादी करने की, अमित तो मीनू को चाहता है। यह बात उसे हॉस्पिटल में पता चलती है। दोनों के बीच में जो भ्रम था, दोनों के बीच में जो कंफ्यूजन था, संदेह था, वहां जाके हॉस्पिटल में दूर होता है, और दोनों का मन जो है एक दूसरे के प्रति वापस लग जाता है। मायाराम ने अपनी भूल को पछतावा होने लगता है। मायाराम को भी पछतावा होता है कि मेरे बेटे का जीवन बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि बिना मीनू के वह क्या होगा, सुखी जीवन नहीं जी पाएगा। वो जाता है, मीनू के पिता से माफी मांगता है, और मीनू के विवाह का प्रस्ताव रखता है। मीनू भी क्या होती है, विवाह के लिए तैयार हो जाती है, और अमित से उसका विवाह हो जाता है। इस प्रकार मीनू अपनी मेहनत और लगन से वकालत में सफलता भी प्राप्त करती है, और जीवन की जटिल परिस्थितियों में समाज के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत करती है। क्या? कि लड़कियों के अंदर हीन भावना नहीं होनी चाहिए। लड़कियां अगर चाहे तो अपने जीवन का नया रास्ता खुद बना सकती हैं। जरूर ये संदेश लोगों को टच कर गया होगा, है ना। तो इसी संदेश के साथ ये कहानी बनाई गई है।